हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम 6 दिसंबर का एनालिसिस करेंगे एजुगिरी का। एंड ऑल्सो गाइस, सिंस दिसंबर आ गया है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स जो आपके दिसंबर में है, स्पेशली लॉ के, चाहे वो एलेट हो, चाहे वो स्लैट हो, चाहे वो एआईटी हो, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके दिसंबर में हो जाएंगे। एंड अब जो होगा हमारा, वो आने वाले एग्जाम्स थोड़े दूर ही हैं, राइट। तो दिसंबर हम थोड़ा लाइटली लेंगे, मतलब अभी रेगुलर होगा सब कुछ कुछ, बट जहाँ जहाँ पर न्यूज़ थोड़ी कम होगी मैं उसको डबल 2 दिनों में करवाऊंगी, राइट। क्योंकि मेरे लिए भी ब्रेक हो जाएगा, फिर जनवरी के अंदर आई विल कम ऑल फ्रेश। ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर डालूंगी तो मेरे लिए भी सही नहीं है, क्योंकि एलेट वालों का तो ऑलमोस्ट निकल गया है टाइम, ठीक है। स्लैट और एलेट वालों का, एआईएटी वालों का 15 दिसंबर को एग्जाम है, तो तब तक आई विल वो भी रेगुलर। बट हाँ, 2 दिनों, एक दिन अगर न्यूज़ कम होती है तो 2 दिनों में करवा दूंगी मैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड ऑल्सो, अगर loggery.in पर आपने चेक नहीं किया है, मॉक टेस्ट जो है वो अपडेट हो गए हैं। स्लैट एआईएटी के मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। एमएचसीटी 3 इयर्स 5 इयर्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सीयूटी यूजी पीजी के जामिया लॉ के मॉक टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। बंडल्स इस बार बहुत सारे आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, ठीक है। जून टू दिसंबर के बंडल्स जो हैं उन पे ऑफर चल रही है, ठीक है। चाहे वो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो क्लास लेक्चर्स हैं, ठीक है, वीडियोस हैं, कंपाइलेशंस हैं, वो आप खरीद सकते हो। एंड ऑल्सो ऑफर के अंदर आपको करंट अफेयर्स जो एमसीक्यूज हैं, जो हमारे मंथली, वो फ्री भी मिल रहे हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, राइट। दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है। तो ये जरूर जरूर अवेल करें, सो दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ करंट अफेयर्स, ओके। अब यहाँ पे फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी लिखा था, ही इज द 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एंड या तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोबारा, महाराष्ट्र सीएम, महाराष्ट्र सीएम। सबसे पहले लिखेंगे 21st सीएम कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है ना। उसके बाद 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है ना। एक तो है एकनाथ शिंदे, ठीक है, और अजीत पवार, ठीक है। एकनाथ शिंदे जो है वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, शिवसेना को बिलोंग करते हैं। कौन सी सेना को बिलोंग करते हैं, शिवसेना के लीडर है। और ये जो है अजीत पवार जो है वो एनसीपी के हैं, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। आगे चलेंगे, अप्रोर इन हाउस ओवर बिल्स, हिंदी नेम्स फॉर बिल्स, तो हिंदी नेम्स दिए जा रहे हैं बिल्स को, ठीक है ना। ऑपोजिशन लिखेंगे, ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, ऑपोजिशन इन, ऑपोजिशन, सॉरी, ऑपोजिशन के एस, ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट ओवर हिंदी नेम्स फॉर बिल्स। क्या है, ऑपोजिशन क्यों हो रही है, क्योंकि हिंदी नेम्स हैं बिल्स के, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत में नाम रखे जाते हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी, वो क्या कह रहे हैं कि हिंदी इम्पोजिशन हो रही है, ऑपोजिशन सेइंग, सेज, ऑपोजिशन ये कह रही है, जैसे अभी भारतीय वायुयान विधेयक बिल, ये लॉ लेकर आ रहे हैं, विच को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंडियन एयरक्राफ्ट बिल। तो इसके ऊपर ओपिनियन भी मांग सकते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इज इट राइट, इट इज रॉन्ग, कि हिंदी नेम्स को यूज किया जा रहा है बिल्स के अंदर। दिस कैन बी अ टॉपिक इन एआईएटी एंड एनएलसैट, तो इसके ऊपर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी टाइटल यूज कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, स्ट्राइकिंग दिस पार्ट सेइंग दैट दिस पार्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑपोजिशन सेज लिखेंगे, ऑपोजिशन सेज दिस इज unconstitutional because Article 348B requires authoritative text to be in
वो कह रहे हैं अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए, ये आर्टिकल 348B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है ना, तो ये हमने लिख लिया। यूजीसी प्रपोजेस बाय एनुअल, मतलब बाय एनुअल का मतलब 2 times a year, 2 times in an year। ठीक है ना, तो ये एडमिशन 2 बार हो पाएगी। यूजीसी पब्लिश्ड, एक मिनट पहले हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। यूजीसी ड्राफ्ट proposes biannual admissions। यूजीसी ड्राफ्ट क्या कह रहा है कि बाय एनुअल एडमिशन होंगे, और ये क्या है, ये प्रपोजल है, पक्का नहीं हुआ है। ठीक है, रिश्ता पक्का नहीं हुआ, बातचीत चल रही है कि हाँ कर देंगे। बाय एनुअल होगा प्रपोजल। सबसे पहले यूजीसी की फुल फॉर्म लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। प्रपोजल्स कि कहा है कि हाँ हम ऐसा करेंगे। ठीक है ना, इन्होंने क्या पब्लिश किया, पब्लिश्ड ड्राफ्ट यूजीसी, दैट इज minimum standards of instructions in the award of UG and PG degrees regulations 2024। क्या मैम अब हमें ये पूरा याद करना है? नहीं, आपको याद रखना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या कह रही है कि यूनिवर्सिटीज में ट्वाइस अ ईयर एडमिशन होगी। ठीक है, एनरोलमेंट क्या होगी, ये क्या कह रहा है, allowing enrollment of students in higher education institutions twice a year। साल में दो बार जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस हुआ करेंगी। द रेगुलेशंस आल्सो अलाउ स्टूडेंट्स टू ज्वाइन 2 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ये भी लिखेंगे थर्ड पॉइंट, रेगुलेशन also allows students to join 2 undergraduate और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को। ठीक है ना, यूजीसी ड्राफ्ट प्रपोजेस बाय एनुअल एडमिशंस क्या कह रहे हैं कि साल में 2 बार एडमिशंस क्या होंगी, अलाउइंग एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ट्वाइस अ ईयर। ठीक है ना, एंड स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट और उसमें पर प्रोग्राम साइमल्टेनियस एडमिशंस भी अलाउड होंगे। आप 2, मतलब आप बीए में भी एडमिशन ले सकते हो, आप बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बीए के साथ साथ हम एलएलबी में एडमिशन ले लें? ये अलाउड नहीं है। एलएलबी और मेडिकल फील्ड जो है वो यूजीसी के अंडर नहीं आती है। मेडिकल और एलएलबी के जो डिसीजंस है वो उनकी ही ऑर्गेनाइजेशंस लेती है, राइट। तो ये है, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रोबा 3 जो है वो लॉन्च हो गई है। प्रोबा 3 क्या है, प्रोबा 3 जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है ना, प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी मिशन, ये कौन से व्हीकल पे गया है, अबोर्ड PSLV C59 व्हीकल। ठीक है ना, द व्हीकल टुक ऑफ विद पावरफुल रोर फ्रॉम फर्स्ट लॉन्च पैड। फ्रॉम कहाँ से लॉन्च हुआ, लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा।
ठीक है। प्रोबा 3 मिशन कंसिस्ट ऑफ ट्विन सैटेलाइट, क्या है इसमें पूरा लिख लेंगे। प्रोबा 3 मिशन कंसिस्ट ऑफ ट्विन सैटेलाइट का मतलब क्या है, दो सैटेलाइट्स गई हैं इस मिशन के अंदर। would fly together on and maintaining a precise formation to study the sun's outer atmosphere. Maintaining a precise formation to study the sun's outer atmosphere. तो स्टडी सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रोबा 3 जो है दिस हैज बीन सेंट। लॉन्च कहाँ से हुए, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से PSLV C-59 व्हीकल पे लॉन्च हुई है। प्रोबा का फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी मिशन। ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। ये ज्यादा न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि पहले दिन इसको रीशेड्यूल करना पड़ा। लॉन्च वॉज रीशेड्यूल्ड। क्या हुआ लॉन्च का, लॉन्च वॉज रीस्केड्यूल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये भी याद कर लिया ऑन बोर्ड कहाँ से लॉन्च हुआ, क्या करने जा रहा है, ये मेजर पॉइंट्स हैं इसके। सॉरी फॉर द बर्ब। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु रिसेंटली होस्टेड अ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन को कौन होस्ट कर रहा है, और फाइनेंस कमीशन क्या करता है। फाइनेंस कमीशन जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि कौन कौन सी स्टेट को कितना जाएगा, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। और उसको चेयर किसने किया, हु इज द चेयर्ड बाय, चेयरपर्सन कौन है फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है अरविंद पनागरिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। The decisions taken by this finance commission will not only shape the fiscal fate of the nation for the next 5 years, but will also influence India's economic trajectory in the decades to come. The 16th finance commission's work coincides with significant shifts in global economic trends. ठीक है, अब यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बताता है ये, distribution of finances between, पैसा between center and states and among the states ये हमें समझना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके अंदर यही होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, हर स्टेट को जो है जितना चाहिए उतना मिले। ठीक है, किसी स्टेट को ज़्यादा कम ना हो, बट हाँ अगर ज़्यादा दिया जा रहा है तो उसका कोई रीज़न हो, ऐसे जो चीज़ें हैं वो होती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना जाकर आए हैं। कहाँ कहाँ जाकर आए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कहाँ कहाँ जाकर आए हैं, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, ये तीनों जगह पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो जाकर आए हैं। वॉज एक्सेप्शनली वेल डिजाइन टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। इट वॉज इंडियाज लेटेस्ट फॉरे इनटू समिट डिप्लोमेसी कवरिंग 3 डिफरेंट जोग्राफिक रीजन्स, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, एंड encompassed एन एक्सटेंसिव इंटरेक्शन। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ कहाँ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी visited Nigeria, Brazil and Guyana। ठीक है ना, अब वहां पर इन तीनों कंट्रीज का जो है हम अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले नाइजीरिया। तो नाइजीरिया क्यों गए, तो नाइजीरिया जो है, सबसे पहले ब्राजील क्यों गए, ब्राजील क्यों गए, ब्राजील गए while Prime Minister's primary summit was to represent India at the 19th summit। ठीक है ना, 19th summit of group of 20, that is G20। His ample time in 2 other countries enjoyed the journey। ये सब कुछ हुआ, ब्राजील गए। ठीक है ना, अब ब्राजील वाला पार्ट जो है हम और डिटेल में वैसे कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ बताया कि ब्राजील में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ब्राजील वाला पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर नाइजीरिया पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे द 19th समिट ऑफ G20 हुई ब्राजील के अंदर, कंप्राइजिंग ऑफ 19 इकोनॉमीज। ठीक है, G20 के अंदर कौन है, G20 में कौन कौन आता है, कंप्राइजिंग ऑफ 19 economies and 2 regional organizations।
2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें और 19 इकोनॉमीज हैं, ठीक है। वॉज होस्टेड बाय रियो दे जेनेरियो, वॉज होस्टेड इन, हॉस्टेड बाय नहीं, मैं भी कहूँ बाय तो जेनेरियो, ठीक है ना, ये हमें पता है। इट लुक फॉरवर्ड टू द पीपल सेंट्रिक डिसीजंस अडॉप्टेड बाय न्यू दिल्ली समिट बाय मेन स्ट्रीमिंग की पर्सपेक्टिव्स ग्लोबल साउथ। तो हमारे जो इंडिया के अंदर G20 हुई 2023 में, उसके अंदर किसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई? ग्लोबल साउथ के बारे में। और ग्लोबल साउथ क्या है? व्हाट इज ग्लोबल साउथ? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ इज जो डेवलपिंग नेशंस है, हुआ दे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ क्या है? डेवलपिंग नेशंस का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? डेवलपिंग नेशंस का कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ का, राइट। नाउ द रियो दे जेनेरियो डिक्लेरेशन, द 3 प्रायोरिटीज डिफाइन, तो 3 प्रायोरिटीज डिफाइन करी थी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे रियो डिक्लेरेशन हाईलाइटेड 3 प्रायोरिटीज, 3 प्रायोरिटीज उन्होंने बेसिकली डिफाइन करी हैं। वो कौन कौन सी हैं? कौन डिफाइन करा है? ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी, ओके सॉरी मैं सॉरी आई एम सो सॉरी, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने 3 एजेंडा सेट करे, जहां पर इंडिया ने जब G20 कंडक्ट करी तो हम ग्लोबल साउथ डेवलपिंग नेशंस की आवाज बन रहे थे हमने, ठीक है ना। हम अफ्रीकन यूनियन को हमने पार्ट बनाया G20 का। क्यों बनाया? क्योंकि हम चाहते थे कि भाई इनकी भी सुनो, ये भी वर्ल्ड की मेजर पॉपुलेशंस का पार्ट है जिनको आप सुन ही नहीं रहे हो, राइट। और वहीं पे जो जो रियो दे जेनेरियो ब्राजील ने क्या कहा? सोशल इंक्लूजन, सबको इन्वॉल्व करा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट ऐसी हो कि आने वाले जनरेशन के लिए भी हमको छोड़ के जाए, सब कुछ हम ही ना खा पी जाए। ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी भी बात हुई, ठीक है ना। वो कह रहे हैं ऑन द फर्स्ट इशू ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वाज लॉन्च्ड, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे अगेंस्ट सोशल इंक्लूजन के लिए, अगेंस्ट फर्स्ट इशू ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी was launched, ठीक है ना। इट विल सर्व as a platform for mobilizing finance and knowledge sharing on wide scale, ठीक है ना। मोबिलाइज फाइनेंस इकट्ठा करने में, नॉलेज शेयर करने में ये हेल्प करेगा, ग्लोबल अलायंस ऑन हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद रिगार्डिंग सस्टेन G20 reiterated its previous position but failed to make headway on climate finance. थर्ड इशू, द न्यू अचीवमेंट was the adoption of रोड मैप, ठीक है ना। क्या किया वहां पर? अडॉप्शन ऑफ रोड मैप, adoption of roadmap for better, bigger and more effective multilateral development banks, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बेटर, बिगर, मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ग्रुप कॉलिंग फॉर इट्स अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड ट्रेड रिफॉर्म, देयर वाज नथिंग न्यू G20 प्रोनाउंसमेंट। तो अब यहाँ पर जो ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, सोशल इंक्लूजन के लिए इन्होंने क्या किया? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी चालू किया। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके अंदर जो फाइनेंस है कि डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड नेशंस पैसे दे दें कि वो फॉसिल फ्यूल्स ना यूज करके रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें, उस पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म आया,
अब उसके अंदर उसके लिए क्या किया गया, रोड मैप लेकर आए। एक तो ये भी क्या कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स लेकर आए, इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स। और दूसरा जो चीज बातचीत हुई वो किसके बारे में बातचीत हुई कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड UN रिफॉर्म्स के बारे में, कि इसमें चेंजेस आने चाहिए ना। UN रिफॉर्म्स के बारे में क्या इश्यूज हैं, बेसिकली UN रिफॉर्म्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। तो और UN क्यों आया था कि वॉर्स नहीं होंगी, वॉर्स तो हो रही हैं, ठीक है, तो क्या UN हैज फेल्ड? तो इसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। इसके अंदर कह रहे हैं कि मेंबर्स, न्यू परमानेंट, मोर परमानेंट मेंबर्स ऐड होने चाहिए, ठीक है ना। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही कुछ चेंजेस जो हैं वो होने चाहिए, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही इन सबको रूल कर रहे हैं, तो इसमें चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। ये बातचीत हुई। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड पॉइंट पे जिसको हम छोड़कर आए थे, वो है नाइजीरिया। हमने ब्राजील कंप्लीट कर लिया, अब हम नाइजीरिया पे जाएंगे कि PM मोदी जो है ब्राजील के बाद कहाँ गए, नाइजीरिया गए, ठीक है। उसके बाद द हॉल्ट ऑफ एट अबूजा नाइजीरिया वाज नॉट अ पिट स्टॉप, इट वाज अ फुल स्केल स्टेट, इट वाज अ फुल फ्लेज्ड विजिट टू नाइजीरिया, राइट। तो अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया, अफ्रीकाज मोस्ट पॉपुलस कंट्री मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है ना। और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसकी, ठीक है ना। The West African nations' international heft has been increasing as evidenced by its presence at G20 summit. G20 summit 2023 में इंडिया ने इनको इनवाइट किया था, ठीक है ना। ब्रिक्स इनविटेशन टू ज्वाइन एज इट एज पार्टनर स्टेट, ब्रिक्स ने इनको इनवाइट किया है, लिखेंगे ब्रिक्स इनविटेशन टू ज्वाइन इट एज partner state. Nigeria's recent chairmanship of the economic community of western Asian states, ठीक है ना। तो इकोवास की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है, आप ये लिख सकते हो। एज टू लार्ज डेमोक्रेसीज, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, यहाँ पर ऑनर मिला पूरा इंडिया को। एंड यहाँ पर द फॉर्मल गिफ्टिंग ऑफ द कीज ऑफ सिटी ऑफ अबूजा, क्या विद व्हाट टुक प्लेस, थर्ड पॉइंट क्या होगा, फॉर्मल गिफ्टिंग ऑफ the keys of the city of Abuja to Mr. मोदी। उनको अवार्ड भी दिया गया, द अवार्ड भी दिया गया उनको, जो कि वो सेकंड फॉरेन डिग्नेटरी बने जिनको ये अवार्ड मिला है, नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। तो ये सब हुआ नाइजीरिया में। फिर उसके बाद वो कहाँ गए, थर्ड कंट्री जहां पर वो गए दैट वाज गुआना। कहाँ गए, गुआना में गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाला, उसके बाद वाइल एक्सपर्ट डिबेटेड G20 समिट अचीव मैनी एक्सप्रेस व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो थर्ड कंट्री का नाम लिख रहे हैं वो है गुयाना। गुयाना, ये क्या है गुयाना, अ नेशन ऑफ फ्यूअर देन 1 मिलियन पीपल इन कैरेबियन रीजन, ठीक है ना। नेशन इन कौन से रीजन में, कैरेबियन रीजन, कौन से रीजन में, कैरेबियन रीजन में है। इट्स इंपॉर्टेंस केम इनटू फोकस, 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना। 40% ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन origin. India and Caribbean community held their second summit, ये थर्ड पॉइंट बनेगा, India and Caribbean community held their second summit in Georgetown, गुयाना। तो उनकी सेकेंड समिट जो है वो कहाँ पर हुई, जॉर्ज टाउन गुयाना में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऑफर स्टेटमेंट्स इन चाइना सुओ मोटो इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, चाइना के साथ हमारी डिसंगेजमेंट हुई, ठीक है ना, इंडिया और चाइना की डिसंगेजमेंट हो चुकी है बहुत सारे पॉइंट्स पे, जहाँ पर 2020 में हमारा लड़ाई स्टार्ट हुई थी, स्पेशली डेमचौक और डेप्सांग में, डेमचौक और डेप्सांग में। दिस इज अ न्यूज ऑफ नवंबर, ठीक है ना। अब इंडिया ने पूरे पार्लियामेंट को बताया कि कैसे हमने बातचीत करी क्या नहीं करा, और ये बोला गया कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोगों को सब चीजें बतानी चाहिए कि कैसे किया गया कैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी भी हम कौन सी कॉन्टिन्यूस, इंडिया और चाइना लिख लो, इंडिया एंड चाइना
तो क्या पॉलिसी इंडिया हैज अडॉप्टेड, कौन सी पॉलिसी? इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ, कौन सी इंगेजमेंट? कॉन्टिन्यूअस, कौन सी इंगेजमेंट? कॉन्टिन्यूअस इंगेजमेंट, ठीक है। A step-by-step approach involving 17 meetings of working mechanism of consultation, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हुआ? Meetings of working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट, इजराइल कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस इन गाजा, ये किसने बोला है? अमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है। लिखेंगे अमनेस्टी इंटरनेशनल accused Israel of committing genocide in the Gaza Strip during its war with हमास। क्या किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने? क्या बोला है कि इजराइल ने क्या कमिट किया? जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग इंटायर कम्युनिटी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है ना। जेनोसाइड गाजा में हुआ वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अमनेस्टी इंटरनेशनल। अब इसके अंदर भी जो अमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल है, अमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल है, या अमनेस्टी की ना प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, मुझे पता है मैं गलत बोल रही हूँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है चेक करने का, तुम कर लेना, ठीक है। अ लोकल ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that was not involved in the report disputed the allegation of genocide। तो जो लोकल ब्रांच ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो कह रही है कि भैया ऐसा नहीं है, जो इजराइल की ब्रांच है कि जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किया, हमें वो नहीं भूलना चाहिए, ये कह रहे हैं वो। तो ये अब दोनों में मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही अग्री नहीं करी है इस पॉइंट से, क्योंकि ओवरऑल वो कह रहे हैं कि गाजा में जेनोसाइड हुआ है, इजराइल ने कमिट किया है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल में वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। यून क्लिंग ऑन टू पावर एमिड इम्पीचमेंट बिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने जो है मिलिट्री रूल लगा दिया, मिलिटेंसी रूल लगा दिया, मार्शियल लॉ लगा दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। या फिर मार्शियल लॉ कहाँ पर लगा, किस प्रेसिडेंट, किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने लगाया? साउथ कोरिया के, ठीक है। तो साउथ कोरिया प्रेसिडेंट रिप्लेस्ड डिफेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पर पूरी स्टोरी लिख लेते हैं। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट रिप्लेस्ड हिज डिफेंस मिनिस्टर। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया? डिफेंस मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, तो टाइमलाइन अगर हम देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पर सबसे पहले जो हुआ है, जो डिक्लेरेशन, हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, यून सुक योल हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है ना। यून सुक योल जो है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है ना, उन्होंने
मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ डिक्लेरेशन लगा दिया, मतलब मिलिट्री लॉ लगा दिया, कोई किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की और मिलिट्री के कमांडर की चलेगी, मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, और विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है, जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक रेजोल्यूशन कर दी, ठीक है ना, नेशनल असेंबली क्विकली voted to overrule the president, forcing to lift the मार्शल लॉ। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक मोशन पास कर दिया कि ये मार्शल लॉ जो है उसको लिफ्ट किया जाए, तो मार्शल लॉ लिफ्ट हो गया। ठीक है ना, अब इसके बीच में क्या हुआ, ये तो पहले क्या हुआ, हम बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे। यून स्यून योल जो है उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया साउथ कोरिया में कि मुझे नॉर्थ कोरिया से लड़ना है, ठीक है, वहां पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें लड़ने के लिए करना होगा मार्शल लॉ। तो कमांडर ऑफ मिलिट्री जो है वो पावर में आ गए। कौन पावर में आ गए? कमांडर ऑफ मिलिट्री केम टू पावर, कमांडर ऑफ मिलिट्री केम टू पावर। ठीक है ना, अब यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कहा भाई कि मार्शल लॉ, पार्लियामेंट ने कहा मार्शल लॉ नहीं लग सकता, तो मार्शल लॉ नहीं लग पाया। ठीक है ना, अब इसके अंदर थर्ड चीज क्या हो गई, डिफेंस मिनिस्टर को चेंज कर दिया। ठीक है ना, प्रेसिडेंट रिप्लेस्ड डिफेंस मिनिस्टर, he has taken the responsibility of martial law। तो ये मार्शल लॉ लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा भांडा किस पे फोड़ दिया? डिफेंस मिनिस्टर पे। डिफेंस मिनिस्टर कहता हाँ मैंने कहा था, पर लोग मानने को तैयार नहीं है, तो इम्पीचमेंट मोशन पास हुआ है। क्या पास हुआ है? आप लिखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी and other small opposition parties submitted a joint motion to impeach President Yoon Suk Yeol। सॉरी, अब यहाँ पे समझना होगा कि व्हाट इज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इज रिमूवल के लिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया ये तो गलत है, ये तो सारी पावर खुद के पास लेके जाना चाहता है, ये गलत बंदा है, इसको रिमूव करो। तो इसको रिमूव करने का आ गया। ठीक है ना, और उन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना, कॉलिंग हिज मार्शल लॉ, क्या बोला उन्होंने, कॉलिंग हिज मार्शल लॉ declaration as unconstitutional, illegal rebellion और कू। क्या कह रहे हैं? कू का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है ना, तो ये करने की कोशिश करिए। ये क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने कू करने की कोशिश करी है। ऑन थर्सडे मिस्टर यून्स ऑफिस सेड ही डिसाइडेड टू रिप्लेस डिफेंस मिनिस्टर किम योंग ह्यूंग विद चोई बियोंग ह्यूंग, a retired general who is South Korea's ambassador। तो यहाँ पर who is the new डिफेंस मिनिस्टर? ठीक है ना, तो रिप्लेस्ड लिखेंगे, रिप्लेस्ड डिफेंस मिनिस्टर किम योंग ह्यून विद चोई बियोंग हयंग। अब चोई बियोंग हयंग क्यों है, वो क्या है? रिटायर्ड, क्या है? रिटायर्ड जनरल हु इज साउथ कोरियाज ambassador to Saudi Arabia। ठीक है ना, अब यहाँ मिस्टर यून्स ऑफिस डिड नॉट provide any further comments by him. He hasn't appeared in public since he television announced that martial law was lifted। अब इसके बीच में और क्या हुआ है? प्रेसिडेंट
through television announced that marital law martial law not marital law, मैं marital को बोलती रहती हूँ, सॉरी, martial law हैज बीन लिफ्टेड। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने इम्पीचमेंट का डाल दिया है, ये रिमूव होगा, और फिर फाइनल डिसीजन कौन लेगा, फाइनल डिसीजन जो लेंगे वो होगा ही वुड बी सस्पेंडेड इफ मिस्टर यू इज impeached, he would be suspended until the Constitution Court rules on whether to remove him from office or restore his presidential पावर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट डिसाइड, अगर इम्पीचमेंट हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसको प्रेसिडेंट को सस्पेंड करना है या फिर रिमूव करना है या फिर इसको प्रेसिडेंशियल पावर्स देनी है वापस, मतलब प्रेसिडेंट बनाए रखना है। बांग्लादेश कोर्ट ने जो है बैन कर दिया है शेख हसीना हेट स्पीच, जो वो स्पीचेस वगैरह दे रहे हैं, और शेख हसीना के अगेंस्ट बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है वो मास मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। लिखेंगे बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल banned broadcast of hate speech by ex-PM शेख हसीना। ठीक है ना, और क्या चल रहा है वहां पे, बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल investigating मिस हसीना फॉर मास मर्डर। ठीक है ना, क्यों शेख हसीना का क्या हुआ ये समझ लेते हैं। सो शेख हसीना शी यूज टू बी द पीएम ऑफ बांग्लादेश। ठीक है ना, वहां पर क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई, किस चीज के लिए, कोटा के लिए, रिजर्वेशन के लिए। ठीक है ना, शी हैड टू रिजाइन, शी केम बैक टू इंडिया, शी केम बैक टू इंडिया नहीं, भाग कर इंडिया आ गई। वहां पर अब इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी हुई है बांग्लादेश में, ये जो जो सारे डिसीजन ले रही है। ठीक है, उसके बाद इंडिया स्लैम्स डेवलप्ड नेशंस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। अब यहाँ पे इंडिया कह रही है, इंडिया स्लैम डेवलप्ड कंट्रीज फॉर कॉजिंग क्लाइमेट क्राइसिस ड्यूरिंग लैंडमार्क हियरिंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन थर्सडे, saying they exploited a global carbon budget, failed to honor climate finance promises, and are now demanding that developing countries restrict their resource use. The court is examining what legal obligations countries have to address climate change. Now, this is a very, very important thing। ठीक है ना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज आईसीजे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस चल रहा है, जिसके क्या केस है, एग्जामिनिंग व्हाट लीगल obligations countries have to address climate change, कि क्या उनकी क्लाइमेट चेंज के प्रति उनके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या है भी या नहीं है भी तो कितने। तो उसके अंदर इंडिया ने बोला है, इंडिया हैज स्लैम्ड डेवलप्ड countries for causing climate crisis
कि उन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस कॉज किया है, उन्होंने इतना पॉल्यूशन कर दिया कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, अब वो हमें पैसे भी नहीं दे रहे और हमें कह रहे हैं तुम पॉल्यूशन मत करो। इंडिया एंड भूटान ऑन थर्सडे डिस्कस बायलैटरल प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। किंग जिंगमे केसर नामग्याल वांगचुक एंड क्वीन जेटसिन पेमा जो थे मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी। भूटान किंग एंड क्वीन मीट, भूटान किंग एंड क्वीन मीट पीएम मोदी। भूटान किंग एंड क्वीन मीट पीएम मोदी। लिखेंगे लिख, एक मिनट रुक जाओ यार, एक तो ना, एक मिनट, हाँ मुझे पेमेंट भी करनी थी साथ साथ में। भूटान किंग एंड क्वीन, ब्लिंकिट गाइस ब्लिंकिट, भूटान किंग एंड क्वीन मीट पीएम मोदी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले किंग और क्वीन का नाम, किंग है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है ना। क्वीन है जेटसन पेमा, ठीक है ना, ये तो एक हो गया। दूसरा क्या हो गया कि कौन से प्रोजेक्ट्स पे बात करी, ठीक है ना, उन्होंने गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट पे बात करी, ठीक है। अ जॉइंट स्टेटमेंट इज इशूड आफ्टर द मीटिंग सेड मिस्टर मोदी रीअश्योर्ड हिज मैजेस्टी। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट जो डिस्कस किया वो कौन सा, 1020 मेगावाट पुनात सांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चलाया, ठीक है ना। उसके बाद आगे द विजिट ऑफ भूटान पीएम हु इनॉग्रेटेड ग्लोबल कोऑपरेटिव अलायंस इन न्यू दिल्ली। गेलेपू माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट में अदानी भी इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे, इंडिया एंड चाइना होल्ड नेगोशिएशंस ओवर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, तो ये नेगोशिएशंस हेल्ड हो रही हैं ये, ठीक है। प्रोबा 3 के बारे में देखेंगे अब हम। प्रोबा 3 आफ्टर बीइंग रीशेड्यूल्ड फॉर अ डे एज एन अनॉमली वाज डिटेक्टेड, इसरो लॉन्च प्रोबा 3 मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी अबॉर्ड। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोबा 3 जो था वो किसका था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, ठीक है ना। इसरो लॉन्च्ड मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब ये हमने कर लिया कि वो ऑन बोर्ड किसके था, ठीक है ना। द व्हीकल टुक ऑफ विद अ पावरफुल रॉर, ये वो ठीक है, फाइन, मिशन अकम्प्लिश्ड। एजेंसी सेड द मिशन हैड सक्सेसफुली अचीव्ड डिप्लॉइंग। उसके बाद ऑन द वेबसाइट इसे अ पेयर ऑफ स्पेसक्राफ्ट वर लॉन्च टुगेदर, प्रोबा प्लेटफॉर्म विल परफॉर्म प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग डाउन टू सिंगल मिलीमीटर डेमोन्स्ट्रेट। तो ये सारा है, ये हमें इतना पता होना चाहिए कि किसकी है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया लॉन्च कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, कितनी बड़ी बात है। उसके बाद सीरिया के अंदर जो है सिविल वॉर चल रही है, 2011 से चल रही है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या इसका पंगा है। इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स इन सीरिया's नॉर्थ वेस्ट लॉन्च अ सरप्राइज अटैक अगेंस्ट, ये लिखेंगे, साथ साथ में लिखते भी जाते हैं। इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स इन सीरिया launched a surprise attack last week. लास्ट वीक ये सरप्राइज अटैक जो है ये लॉन्च किया, ठीक है ना, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ प्रेसिडेंट बशर अल असाद। अब सिविल वॉर कब ब्रोक आउट है, सिविल वॉर मतलब इंटरनल वॉर ब्रोक आउट सीरिया में कब ब्रोक आउट है, इंटरनल वॉर 2011 में, 2011 में। Amidst Arab Spring inspired anti government protest has entered
इन फ्रोजन स्टेज, काम हो गया इतने में, बट उसके अंदर 2015 रशिया सेंट troops to Syria when Assad regime was on the brink of collapse. वो गिरने वाले थे, मतलब हार जाते वो, तब रशिया ने भेजा, ठीक है ना। अब लड़ाई के अंदर ईरान साथ दे रहा है, हिजबुल्लाह भी कहीं ना कहीं नहीं, हाँ ईरान साथ दे रहा है, रशिया भी लड़ रहा है, तो ये जो है ये चल रहा है। देखो यार, अभी क्लैट का एग्जाम जो है वो जनवरी से न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो दिसंबर के अंदर कोई डिटेल न्यूज़ करने की जरूरत नहीं। अगर इतना भी तुम कर जाओगे, बाकी सारे एग्जाम्स तुम्हारे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद loggery.in पर आप चेकआउट कर सकते हो, मॉक टेस्ट डले हुए हैं, बंडल्स डले हुए हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।